नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन। मैं हूं आपके साथ अक्षय। देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां पर जनता का जनता के लिए और जनता द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना अतिशयोक्ति नहीं होगा और इसी संविधान का प्रियम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और न्याय की बात करता है। कानून दरअसल हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी न होने या फिर कानूनी पेचीदगियों के चलते एक हिस्सा सही समय पर खुद को न्याय हासिल करने में असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहाँ पर मौजूद रहते हैं। आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी सहायता के लिए आज जिस विषय के साथ हम आपके सामने मौजूद हैं वो दीवानी कानून में कैद के प्रावधानों से संबंधित है। और इसके साथ ही अगर किसी और तरह की कोई कानूनी अड़चन, कोई कानूनी समस्या आपके जहन में चल रही है, कोई रास्ता, कोई विकल्प आपको नजर नहीं आ रहा, तो भी आप हमारे साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं। क्या बेहतर कानूनी विकल्प हो सकता है, इस बात का जवाब हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। फोन लाइन्स खुल चुकी हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, नंबर्स पर कॉल करके आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं और क्या बेहतर कानूनी विकल्प हो सकता है, इस बात का जवाब हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और आज इस विषय पर ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ तीन खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के अतिथियों से। मेरे साथ नोएडा स्टूडियो से सैयद हसन एसवानी साहब हैं, आप अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के। उस्मान सिद्दीकी साहब हैं, आप अधिवक्ता हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के, लखनऊ से हमारे साथ हैं। साथ ही इलाहाबाद से आरसी सिंह जी हैं, आप अधिवक्ता हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के। बहुत स्वागत है आप तीनों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। शुरुआत एसवानी साहब मैं आपसे ही करूँगा। सबसे पहले आप बताएं कि दीवानी कानून को लेकर, कैद को लेकर क्या कुछ कानूनी प्रक्रिया है, क्या प्रावधान है कानून में? देखिए, सिविल कोर्ट के दीवानी कानून में जो सिविल प्रोसीजर कोड है उसमें के हिसाब से ये है कि जब कोर्ट किसी तरह की कोई डिग्री पास कर देती है, चाहे वो मनी डिग्री हो या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की हो, और फिर जब उस डिग्री को से एग्जीक्यूशन के लिए जाते हैं और एग्जीक्यूशन में कोर्ट को ये लगता है कि जिसके खिलाफ डिग्री पास की गई है वो जानबूझकर या तो अगर मनी डिग्री है तो पैसे नहीं दे रहा है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिग्री है तो कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर रहा है, तो कोर्ट सेक्शन 55 से 55-60 के आगे जो है उसके बीच के सेक्शन 55 में कैद का प्रावधान है कि कोर्ट जो है उसके अगेंस्ट वारंट इशू का, अरेस्ट वारंट इशू कर सकता है और उसको सिविल इम्प्रिजनमेंट में भेज सकता है अगर वो पैसे न दे या कोर्ट के आदेश से स्पेसिफिक परफॉर्मेंस न करे। ये जो कैद का प्रावधान है वो इस तरह है कि अगर 2000 रुपए से ऊपर और 5000 के ऊपर पैसे देने हैं तो 3 महीने की सजा सिविल इम्प्रिजनमेंट है और अगर 5000 से कम है तो 6 हफ्ते की है। लेकिन उसके साथ ये भी प्रावधान है सेक्शन 58 में कि अगर जो अरेस्ट करने जा रहा है उसको वो बंदा जिसको अरेस्ट होना है वो पैसे दे अगर, तो वो ऑफिसर उसको वहीं छोड़ सकता है, फिर उसको कैद नहीं करेगा। जी चले, बिल्कुल, और भी इसके हम तमाम पहलुओं को समझने का प्रयास करेंगे। उस्मान सिद्दीकी साहब मैं आपके पास आऊंगा, आप कैसे परिभाषित करेंगे इस कानून को? देखिए, सैयद हसन साहब ने जो सीपीसी की प्रोविजन के तहत बात कही है जी, वो एक अलग एक बात है। मैं इससे थोड़ा हटके कहना चाह रहा हूं। जी जी, ऐसा था कि यूपी में यूपी जेडे एक्ट था और उस जेडे एक्ट में रेवेन्यू रिकवरी के लिए तमाम बैंक्स भी अपनी रिकवरी के लिए एज एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू भेजा करती थी जी, और उसमें उनको पावर होता था कि उसको अरेस्ट करें जो कर्जदार है और डिटेन करें, और डिटेंशन की एक लिमिट है, उस लिमिट तक अगर पैसा जमा कर देता है तो उसको रिलीज का भी प्रोविजन है। उसके बाद यूपी में एक नया आया है यूपी रेवेन्यू कोड जी,
रेवेन्यू कोड में सेक्शन 171 में ये प्रोविजन फिर लेट डाउन किया गया कि अगर कोई रेवेन्यू का डिफॉल्टर है जी, तो उसको अरेस्ट किया जा सकता है, उसको डिटेन किया जा सकता है। और इसके अलावा तमाम बैंक जो हैं और तमाम कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने लोन की रिकवरी के लिए इनको लिए रिकवरी सर्टिफिकेट भेजते हैं जी। और ये उसी प्रावधान के तहत रिकवरी इनिशिएट करके उसको अरेस्ट करते हैं और डिटेन करते हैं और मजबूर करते हैं पेमेंट हो। ये एक इशू हुआ। जी जी। दूसरा मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सेक्शन 12 ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट में जी ये प्रोविजन है हाई कोर्ट का और सबऑर्डिनेट कोर्ट के जरिए भी अगर रेफरेंस आता है तो हाई कोर्ट किसी को पनिश कर सकता है। तो उसमें भी क्या होता है कि कोई कोर्ट का ऑर्डर, डिक्री या माना कोई ऑर्डर ऐसा है, डायरेक्शन है जो कंप्लाई करना चाहिए, कंप्लाई नहीं होता है, तो उसमें भी इम्प्रिजनमेंट का प्रोविजन है कि कोर्ट चाहे तो उसको इम्प्रिजनमेंट कर सकती है, सजा दे सकती है और जेल में निरुद्ध कर सकती है जी। और सिमिलरली एग्जैक्टली यही प्रोविजन सुप्रीम कोर्ट में भी है। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 129, 142 में ये प्रोविजन लेट डाउन किया गया है कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की अवहेलना करता है जी तो उसको अरेस्ट किया जा सकता है, उसको जेल में डिटेन किया जा सकता है। और इसी पर्सन्स में पिछले केसेस के हवाले भी हैं, क्लियर हैं कि कल्याण सिंह की गवर्नमेंट थी, बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ था जी जी। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको बाकायदा 1 दिन का इम्प्रिजनमेंट दिया था। और इसके अलावा नया जो एग्जाम्पल आपके सामने है सुब्रतो राय का है, सहारा सुप्रीमो का है जी जी। सुब्रतो राय ने सुप्रीम कोर्ट के सेबी ने जो एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग मूव की थी उस ऑर्डर को कंप्लाई नहीं किया तो सुब्रतो राय को अरेस्ट किया गया और वो महीनों और कई साल के अंदर वो जेल के अंदर रहे जी। और हमारे ख्याल से गालिबन अभी भी जेल में है, पैरोल पे आए होंगे जी। तो ये सिविल लॉज में कई एस्पेक्ट में प्रोविजन है कि उसको इम्प्रिजन किया जा सकता है जी। और वो जेल में जा सकते हैं, अरेस्ट किया जा सकता है। चलिए, इसके और भी तमाम पहलू हम समझने का प्रयास करेंगे। दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। इंद्रराज जी पहले दर्शक हरियाणा से हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है इंद्रराज जी, अपना सवाल कीजिए। नमस्कार सर। नमस्कार सर, हमारा एक जमीन का मामला था सर, पहले उसका केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलता है, फिर हाई कोर्ट में चला जाता है सर। परंतु सर उसमें एक हिस्सेदार का नाम छूट जाता है सर जी, और हिस्सेदार भी सर मर जाता है, परंतु मरने से पहले हिस्सेदार ने अपने भाई के लड़के के नाम से वसीयत लिख देता है सर। क्या सर हमें जो हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करना है जी, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वापिस करना पड़ेगा या हाई कोर्ट में? जो हिस्सेदार थे उनका तो इंतकाल हो गया सर सबका। चलिए, बिल्कुल आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है इंद्रराज जी। आरसी सिंह साहब, क्या उचित विकल्प है इनके लिए कानून के माध्यम से? अब इनके पक्ष में अगर हाईकोर्ट से आदेश हुआ है उसका ये कार्यान्वयन कराएंगे जी। सिर्फ इनको कार्यान्वयन कराना है और कुछ नहीं करना है। अब ये उन्होंने ये नहीं बताया कि कौन से प्रोसीडिंग में इनके पक्ष में आदेश हुआ है जी। ये रिट पिटीशन में आदेश हुआ है या अपील में आदेश हुआ है। अगर अपील में आदेश हुआ होगा तो डिग्री बनेगी, उसका एग्जीक्यूशन ट्रायल कोर्ट में होगा जी। और अगर हाईकोर्ट का आदेश 226 में रिट ज्यूरिसडिक्शन में होगा तो कलेक्ट्रेट को एप्लीकेशन दे दें, कलेक्टर को दरखास्त दे दें, उसका कार्यान्वयन हो जाएगा जी। दरअसल इनका एक प्रश्न ये भी था आरसी सिंह साहब, इनका ये कहना है कि जो भी इनका प्रॉपर्टी का मामला है उसमें एक हिस्सेदार छूट गया था जिसका निधन हो गया है, लेकिन निधन के पहले उन्होंने अपनी वसीयत अपने बेटे के नाम पर वो कर गए थे, तो उनकी हिस्सेदारी को चैलेंज वो करना चाहते हैं, तो इसके लिए हाई कोर्ट इन्हें जाना चाहिए या फिर निचली अदालत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही ये जा सकते हैं? हाँ, उसे अगर कोई आदेश हो गया तो उसी में संशोधन डालेंगे, पक्ष बन के संशोधन डाल देंगे, हो जाएगा। चले, बिल्कुल जी। मैं इस्वानी साहब, हाँ, अगर अंतिम जी 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 बात पूरी अंतिम आदेश होने से पहले मृत्यु हो गई है, उनका नाम छूट गया है, तो वारिस जो है उनको अधिकार है कि प्रार्थना पत्र दे करके और उसको आदेश को दुरुस्त करवा सकते हैं। इसके लिए कदम क्या उठाना होगा? रेक्टिफिकेशन सीख कर सकते हैं जी। आसमानी साहब जी, इंद्रराज जी को इसके लिए क्या कुछ कदम उठाने पड़ेंगे? देखिए, जैसे इन्होंने बताया कि अगर हाईकोर्ट के आदेश से और इन्होंने जीता है और कि हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया है कि सबके जो भी जमीन में हिस्सेदार है, भूमि में हिस्सेदार, उनके नाम चढ़ाए जाएं
और किसी एक का नाम किसी रीजन से छूट गया है तो हाई कोर्ट के उसी आदेश में एक संशोधन एप्लीकेशन डाल के और हाई कोर्ट को सारी डिटेल बताते हुए उस एप्लीकेशन में कि ऐसा ऐसा हो गया था और इन वजह से बाय मिस्टेक या इन ये चीजें छूट गई थी और जिसकी वजह से ये भी हिस्सेदार थे, लेकिन अब इनका निधन हो गया है और इनके निधन होने के बाद ये विल छोड़ गए हैं वो अपने एलार्स के नाम, तो इनके नाम चढ़ा दिए जाए। तो हाई कोर्ट उसमें अपने आदेश को संशोधन करते हुए ये आदेश दे देगा कि बाकी सबके नाम के साथ साथ इनकी भूमि के ऊपर इनका नाम भी जो है इनके नाम भी चढ़ा दिए जाएं। चले, बिल्कुल उम्मीद करते हैं इंद्रराज जी जो आपका सवाल था उसका वाजिब उत्तर आप तक जरूर पहुंचा होगा और जो भी प्रक्रिया अभी आरसी सिंह साहब ने आपको बताई है, स्वानी साहब की तरफ से जो भी तरीका आपको बताया गया ये तरीका आप अपनाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको इस परेशानी से छुटकारा जरूर मिलेगा। ओपी सिंह अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है ओपी जी, आपका सवाल कीजिए। हेलो जी ओपी सिंह जी, मुझे जो क्रिमिनल के कौन टॉप लॉयर है यहाँ के? जी सवाल कीजिए। क्रिमिनल के टॉप लॉयर कौन है? क्रिमिनल का केस है सर, सवाल कीजिए, परेशानी क्या है? सुप्रीम कोर्ट में किसी आदमी ने नकली पेपर लगा दिए हो और सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर जजमेंट दे दिया हो तो उसकी क्या कार्रवाई हो सकती है? उस्मान सिद्दीकी साहब क्या जवाब देंगे? जी हाँ, ये इन्होंने अच्छी बात कही है कि आजकल कोर्ट्स में ये भी ट्रेंड चल पड़ा है कि लोग फर्जी पेपर लगा के और कोर्ट को गुमराह करने के लिए, डिसीव करने के लिए सब हथकंडे अपनाते हैं। तो हमारी तरफ से इनको ये राय है कि सुप्रीम कोर्ट में उसमें रिकॉर्डिंग एप्लीकेशन लगाएं और उनके फ्रॉड को उन्होंने जो किया है, फर्जी पेपर लगाए उसको बाकायदा एफिडेविट में देते हुए और उसको क्लियर करते हुए सबमिट करें और कोर्ट इसमें कॉग्निजेंस जरूर लेगा, क्योंकि ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है जी। ये इसमें तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में इनको बाकायदा कॉल करके और सजा भी हो सकती है जी। चलिए, बिल्कुल उम्मीद करते हैं ओपी सिंह साहब जो आपका सवाल था उसका वाजिब उत्तर आप तक जरूर पहुंचा होगा। सिद्दीकी साहब, आपने कहा कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की श्रेणी में ये पूरा मामला आता है। अगर इस तरह के दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया तो किस तरह की सजा हो सकती है जिन पक्ष पर आरोप लगाया जा रहा है? नहीं, ऐसा है कि देखिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट में और सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग कंटेम्प्ट के प्रोविजन हैं जी। तो अगर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट को भी इसमें काफी वाइड पावर है जी। वो आपको मिनिमम से लगा के और मैक्सिमम तक सजा दे सकते हैं, 2-3 साल की सजा हो सकती है और प्लस फाइन। उसमें जुर्माना भी है, प्रोविजन है कि जुर्माना भी लगाया जा सकता है, दोनों भी हो सकते हैं या दोनों में से एक भी हो सकता है। ये भी हो सकता है जुर्माना लगा के छोड़ दिया जाए। ये डिपेंड करता है केस की नवैयत पे, केस की ग्रेविटी क्या है उस पे डिपेंड करता है, उसी पे सजा डिपेंड करती है और उसी पे जुर्माना और जो कॉस्ट है उस पे भी उसी पे डिपेंड करती है जी। तो अगर जिसे हाईकोर्ट का मैटर है और हाईकोर्ट में कोई इस तरीके से फ्रॉडुलेंट कोई डॉक्यूमेंट लगाए हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का मामला उसकी बात उसी पे ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है, इसीलिए मैंने सुप्रीम कोर्ट की बात बता दी है कि उसमें आप ये रिकॉर्डिंग एप्लीकेशन लगा के या उसके फ्रॉड को पूरी तरीके से सबमिट करें और कोर्ट इसमें कॉग्निजेंस लेगा। इसमें कंटेम्प्ट भी बन रहा है, इसमें कंटेम्प्ट भी बन रहा है और कंटेम्प्ट में उसको सजा भी हो सकती है। चले, बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि ओपी सिंह साहब का जो सवाल था उसका वाजिब उत्तर उन तक जरूर पहुंचा होगा और जो सलाह अभी उस्मान सिद्दीकी साहब की तरफ से दी गई उस सलाह पर अमल करते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी सुनवाई जरूर होगी। मैं आरसी सिंह साहब आपके पास आऊंगा। जो हम चर्चा कर रहे हैं कि दीवानी कानून में कैद को लेकर क्या कुछ कानूनी प्रावधान है, इसमें क्रिमिनल और सिविल इम्प्रिजमेंट में अंतर क्या कुछ होता है? ये सिविल कोर्ट की डिक्री जब एग्जीक्यूट होती है जी और उसका कार्यान्वयन जनरली जो है इसमें मनी सूट में जो होता है लाइबिलिटी होती है तो उसको अगर जजमेंट डेटर नहीं देता है तो उसको सिविल इम्प्रिजनमेंट होता है। सिविल इम्प्रिजनमेंट जो है ये किसी तरह की सजा नहीं है जी। और अगर वो पैसा दे देता है तो छोड़ दिया जाता है। और ज्यादातर जितने गवर्नमेंट ड्यूज होते हैं जो रिकवरेबल एज एरियाज ऑफ लैंड रेवेन्यू होता है, पहले जेडे एक्ट में रिकवरी होती थी, अब जेडे एक्ट जो है रिपील हो गया है, रेवेन्यू कोड आ गया है तो उसमें भी उसमें रेवेन्यू कोड में ही लिखा हुआ है कि सिविल प्रोसीजर कोड के प्राविधान एप्लीकेबल होंगे और सिविल प्रोसीजर कोड में
ये विस्तृत प्राविधान है ऑर्डर 21 में, रूल 11 में है कि किन किन परिस्थितियों में उनको सिविल इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, जजमेंट डेटर को किन किन परिस्थितियों में हो सकता है। ये एक तरह से सजा नहीं मानी गई है, जिस तरह से क्रिमिनल की सजा होती है और सिविल इम्प्रिजनमेंट हो गया है तो उनको कोई डिस्क्वालिफिकेशन इनकर नहीं करेंगे। जैसे गवर्नमेंट जॉब वगैरह में क्रिमिनल में सजा हो जाती है, गवर्नमेंट जॉब में नहीं जा सकते, लेकिन सिविल इम्प्रिजनमेंट में इस तरह की कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं इनकर करता है। चले, बिल्कुल, लगातार दर्शक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम अपील भी बार बार करते हैं अपने दर्शकों से कि अगर कोई भी कानूनी समस्या आपके जहन में है तो निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए हम आपके सामने मौजूद हैं। आगरा से अरविंद जी अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है अरविंद जी, सवाल कीजिए। हाँ जी, मैं आगरा से बोल रहा हूँ जी। हाँ, आगरा से मैं बोल रहा हूँ। मेरा एक सवाल था हाँ। कि मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया था जी, जिसमें मुझसे 1 लाख रुपया जमा कराया गया था जी, और बाकी जो भी शर्तें थी वो सब थी। ठीक बात। ओरली कहा गया था मुझसे कि 1 लाख रुपया जमा कर दो। मैंने 1 लाख रुपए का चेक जमा कर दिया था जी। अब जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ तो मैंने जब उनसे 1 लाख रुपए की रिकवरी मांगी तो वो ये बोले ये कॉन्ट्रैक्ट था आपका कि आप 1,65,000 रुपए जमा करेंगे ठेके के, और उन्होंने हमको कोई एग्रीमेंट नहीं दिया था। मैंने अब एक एग्रीमेंट उनका निकलवाया तो उसमें पता लगा कि उन लोगों ने, कॉलेज के प्रिंसिपल ने और चीफ वार्डन ने अपना उसमें दस्तखत करके बना लिया है जी। मेरे उसके ऊपर कोई दस्तखत नहीं है। तो क्या मुझको कोई 1 लाख रुपया वापस मिल सकता है या नहीं? चले, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम निश्चित तौर पर इस बात का जवाब आप तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि आपके लिए कानूनन क्या कुछ रास्ता खुला हुआ है। हसन इस्फानी साहब, क्या रास्ता बचता है, कोई विकल्प है इनके पास? देखिए, जैसा इन्होंने ये बताया कि जो कॉन्ट्रैक्ट बना लिया गया था और कॉन्ट्रैक्ट पे इनके साइन नहीं है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट तो इनके ऊपर बाइंडिंग नहीं है, इन्फोर्सेबल नहीं है। दूसरी चीज, इन्होंने पैसे जमा किए हैं, बाई चेक किया है, तो इसका ये पर्याप्त सबूत है कि इन्होंने पैसे दिए और उनके पास पैसे गए हैं। अब ये कॉन्ट्रैक्ट जो इन्होंने ठेका लिया था, जो कॉन्ट्रैक्ट लिया था, उसमें अगर कोई शर्तें इस तरह की नहीं है कि वो पैसे किस तरह फोरफीट होंगे या इन्होंने ऐसा कोई एग्रीमेंट साइन नहीं किया था, तो ये सिविल कोर्ट में जाकर उस 1 लाख रुपए की विद इंटरेस्ट रिकवरी सिविल सूट डाल के ले सकते हैं जी। और अपनी सारी बातों को रखते हुए कि किन सिचुएशन में इन्होंने पैसे दिए थे, कैसे दिए थे। अब उन्होंने काम पूरे कर दिए और उनकी सेटिस्फेक्शन के हिसाब से काम कर दिया, उन्होंने सारे बिल क्लियर कर दिए। तो अब वो जो एक तरह का उन्होंने सिक्योरिटी मनी जमा कराया था वो अब हमें वापस दिया जाए विद इंटरेस्ट, और उनको इस तरह डिग्री कोर्ट से डिग्री लेकर और उनको ये पैसे वापस मिल सकते हैं। 420 का विकल्प भी इनके पास खुला हुआ है। हाँ, अगर किसी तरह की फोर्जरी, चीटिंग या फोर्जरी, चीटिंग की बात होती है कि धोखा दिया गया है, तो ये पुलिस में कंप्लेंट करके 420 का केस भी उनके खिलाफ दर्ज कर सकते हैं। प्रिंसिपल ने या फिर जो और भी संबंधित लोग थे उन लोगों ने इनके फर्जी हस्ताक्षर करके किया। हाँ, तो अगर फर्जी नहीं, ये कह रहे हैं नहीं, इनके सब ये कह रहे थे कि मेरे हस्ताक्षर नहीं, उन्होंने आपस में कर लिए, तब तो वो इन्फोर्सेबल नहीं है। लेकिन अगर इनके फर्जी हस्ताक्षर बनाए हैं तो चीटिंग और फोर्जरी का केस ये कर सकते हैं और अपनी सिग्नेचर के लिए पुलिस के जरिए CFSL में भेज के अपनी सिग्नेचर को ये कह सकते हैं कि मेरी सिग्नेचर प्रूफ करा सकते हैं कि मेरी सिग्नेचर नहीं है। चलिए, बिल्कुल उम्मीद करते हैं अरविंद जी जो आपका सवाल था उसका वाजिब उत्तर आप तक जरूर पहुंचा होगा। हम अपने दर्शकों से भी बार बार अपील करते हैं कि दरअसल एक बड़ा तबका इंसाफ की दहलीज से सिर्फ इसलिए दूर रह जाता है क्योंकि जानकारियों का अभाव होता है, और इसी अभाव को दूर करने के मकसद से रोजाना हम आपके बीच मौजूद रहते हैं अपनी इस खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन के साथ। 4 लाइन्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं और जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। उस्मान सिद्दीकी साहब, आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात कर रहे थे कि इस मामले में खासतौर पर क्रिमिनल और सिविल इम्प्रिजमेंट का अभी आपने इसमें डिफरेंस के बारे में भी बताया था RC सिंह साहब ने। इसमें जो आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात कही थी, हम चाहेंगे एक बार फिर दर्शकों को बताएं कि कोर्ट की अवमानना कब मानी जाती है। जी हाँ, ऐसा होता है कि जब कोर्ट के ऑर्डर को, डिक्री को, डायरेक्शन को जारी हुआ है, ऑर्डर होता है और उसका अपोजिट पार्टी कंप्लायंस नहीं करती है,
तो नॉन कंप्लायंस में वो या तो कोर्ट सुमोटो एक्शन ले कंटेम्प्ट का, या ऑन एप्लीकेशन ऑफ द पिटिशनर ले, तो वो उस पे कोर्ट एक्शन लेता है, कॉग्निजेंस लेता है जी, और उसके केस की ग्रेविटी के हिसाब से उस पे पनिशमेंट, इम्प्रिजनमेंट भी कर सकता है, फाइन का भी कर सकता है। एक चीज मैं आपको और बताना चाह रहा हूं जी जी, जैसा भी हमारे एक विद्वान अधिवक्ता ने बात कही है कि देखिए जो सिविल प्रोविजन है इम्प्रिजनमेंट का, तो वो फॉर द पर्पज ऑफ इन्फोर्समेंट टू कंप्लाई द डिक्री है। वो उसमें जो कोर्ट के ऑर्डर हुआ है उसका अगर कंप्लायंस कर देता है तो उसको छोड़ दिया जाता है जी, और जब तक कंप्लायंस नहीं होता है तब तक के लिए उसको सिविल इम्प्रिजनमेंट होता है। अब वो इम्प्रिजनमेंट कंटिन्यू रहता है या ब्रेक करके लगातार हो सकता है। जी जी, जैसे कि अगर कोई रेवेन्यू का डिफॉल्टर है, क्योंकि हमारा यूपी जेड एक्ट पहले एप्लीकेबल था, अब यूपी रेवेन्यू कोड भी ला गया है जी, तो उसमें अगर डिफॉल्टर है तो उसकी रिकवरी जाती है। रिकवरी में उसको अरेस्ट किया जाता है और अरेस्ट करके डिटेन किया जाता है, लेकिन ड्यूरिंग द डिटेंशन अगर वो पैसा जमा कर देता है तो उसको रिलीज कर दिया जाता है। तो इसका पर्पज पनिशमेंट नहीं है, ये बात सही है। इसका जैसे आईपीसी में कोई अपराध होता है तो उसका प्रोविजन जो है पनिशमेंट है, ऑब्जेक्ट पनिशमेंट है। यहाँ ऑब्जेक्ट पनिशमेंट नहीं है, यहाँ ऑब्जेक्ट इन्फोर्समेंट है जी जी, फॉर द कंप्लायंस ऑफ द ऑर्डर एंड डिक्री डायरेक्शन है। तो अब इसमें अगर कोई कंप्लाई कर देता है तो छोड़ दिया जाता है जी जी। और ये भी फैक्ट है कि अगर सिविल इम्प्रिजनमेंट होता है तो उसके कैरियर पे एक ब्लॉट या कोई दाग धब्बा नहीं माना जाता है जी जी, उसको आप उसके कैरेक्टर को नहीं ले सकते हैं। लेकिन क्रिमिनल केस का अगर कोई इम्प्रिजनमेंट हुआ तो उसकी पूरी लाइफ के लिए वो एक धब्बा माना जाता है। इवन अगर आपको सजा हो गई है कोर्ट से तो आपको वहां इलेक्शन लड़ने में भी दिक्कत है, इलेक्शन भी नहीं लड़ सकते हैं कि आपके सामने बैरियर आ सकता है। लेकिन सिविल में अगर आपको डिटेंशन हुआ है, चाहे रेवेन्यू रिकवरी में हो चाहे कंटेम्प्ट, यानी उसको सजा के तौर पर नहीं देखा जा सकता। ठीक है, एक बड़ा अंतर आपने इन दोनों के बीच में बताया है। एक और दर्शक नीतू जी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए, उनका भी सवाल ले लेते हैं। बहुत स्वागत है नीतू जी, सवाल कीजिए। मेरे हस्बैंड, मेरी शादी को 25 साल हो चुके हैं जी जी जी। नीतू जी आवाज आप तक पहुंच रही है? एसी बंद कर दो आप। नहीं, अब आई आपकी आवाज जी, सवाल कीजिए। अब आई। 25 साल हो गए मेरी शादी को और मेरे हस्बैंड, हेलो जी जी, नीतू जी सवाल कीजिए। ओके, देखिए मेरी शादी को 25 साल हो गए हैं और मेरे हस्बैंड ने अभी 2 साल से हमें खर्चा पानी सब कुछ छोड़ दिया है बिना जी, ठीक है। और मैंने उनके लिए एक काउंसलिंग में केस डाला था कोर्ट में, तो काउंसलिंग में ही मैं चाहती थी कि सुलह मशवरा हो जाए हमारा जी, लेकिन वो नहीं आए, एक भी काउंसलिंग में नहीं आए। ऑटोमेटिकली वो केस जो है कोर्ट में चला गया। ओके, कोर्ट में उन्होंने प्रॉक्सी भेजा, उनके हेड वकील ने प्रॉक्सी ने बोला कि साहब सेटलमेंट करना चाहते हैं। सेटलमेंट के लिए मीडिएशन में गया, मीडिएशन में उन्होंने कहा मैं सेटलमेंट नहीं करूंगा, फिर दोबारा से कोर्ट में चला गया है। हम बहुत परेशान हो गए हैं, क्या करना चाहिए उसमें? आप चाहती क्या है? मैं ये चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड सेटलमेंट कर ले, जो भी हमें देना चाहते हैं, घर पे आना जाना शुरू करें। एक्चुअली बहुत ही क्रिटिकल प्रॉब्लम आई हुई है और मेरी बेटी है 25 साल की, ना उसकी शादी कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, तो क्या मेरी बेटी का हक बनता है कि बाप उसकी शादी करे? ठीक, आरसी सिंह साहब क्या जवाब देंगे, क्या सलाह देंगे? इनको ये मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है, अगर पति पत्नी में तो ये मेंटेनेंस क्लेम कर सकती हैं। अगर हिंदू हैं तो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत मेंटेनेंस क्लेम कर सकती हैं और 125 सीआरपीसी के अंदर मेंटेनेंस क्लेम कर सकती हैं। लड़की की शादी करने की ये लड़के उनके पिता की जिम्मेदारी है, तो ये मेंटेनेंस क्लेम कर सकती हैं। जैसा ये कह रहे हैं कि ये चाहती हैं कि इनका सेटलमेंट हो जाए, तो उसको लेकर कुछ ये विकल्प अपना सकती हैं, क्योंकि इससे पहले प्रयास हुए हैं लेकिन वो प्रयास नाकाम साबित हुए। हाँ, तो अगर ये प्रार्थना पत्र जो फैमिली कोर्ट में देंगे
तो फैमिली कोर्ट का पहला प्रयास होता है कि काउंसलिंग करके दोनों लोगों को सामने बात करके एमिकेबल सेटलमेंट की बात आती है। अगर एमिकेबल सेटलमेंट नहीं होता है तब फिर मैटर आगे प्रोसीड करता है जी। तो फैमिली कोर्ट में अगर ये जाएं एप्लीकेशन में अपनी समस्या रखें तो फैमिली कोर्ट जो है सेटलमेंट करवा देगा। चले बिल्कुल उम्मीद करते हैं नीतू जी जो आपका सवाल था उसका वाजिब उत्तर आप तक जरूर पहुंचा होगा। जो भी तरीका आपको अभी आरसी सिंह साहब की तरफ से बताया गया वो तरीका आप अपनाते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी जो पीड़ा है इससे आपको राहत जरूर मिलेगी। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, इस विषय पर बारीकी से अपनी राय रखने के लिए, साथ ही हमारे कॉलर्स का उनके सवालों का वाजिब उत्तर उन तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। तो दरअसल कानून तो हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद होता है, लेकिन एक बड़ा तबका इंसाफ की दहलीज से सिर्फ इसलिए दूर रह जाता है क्योंकि जानकारियों का अभाव होता है। और इसी अभाव को दूर करने के मकसद से रोजाना हम आपके बीच मौजूद रहते हैं एक नए विषय के साथ। फिलहाल हमारी आज की खास पेशकश में इतना ही, लेकिन एपीएन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी।